नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी दम के साथ अपने इन चुनाव में जोर लगा रही हैं। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो बीजेपी इन चुनाव के पहले कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय पलवल दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांव में जनसंवाद कर आम जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर समाधान के आदेश भी दिए। इस दौरान सीएम का एक अलग अंदाज नजर आया। वहीं से इस अवसर पर सीएम ने कई बड़े सौगातों की भी घोषणा की है। वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा और इनेलो की तरफ से परिवर्तन पदयात्रा के जरिए लोगों का मन अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता 2024 में आखिर किसके सर पर सत्ता का ताज सजाएगी। तो सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उन समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। तो वहीं अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, इसके बाद फिर अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों के बीच जाया जा रहा है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो की तरफ से परिवर्तन पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसके जरिए उनकी भी पूरी कोशिश है कि जनता तक पहुंचे और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। प्रदेश में पहले नगर निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सीएम का 3 दिवसीय पलवल दौरा भी चल रहा है, जहां पर सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। 2024 के चुनाव की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी इन तैयारियों को लेकर आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व इसलिए होता है क्योंकि जनता जो है वो देखती है कि जो प्रेजेंट में जो सरकार है उसने किस प्रकार से काम किया है। और कई बार ये कह दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र में यही होना चाहिए। अगर आप जनता के काम लगातार करते रहे हैं तो उसको चुनावी मोड ही कहा जाता है। और हम लगातार जो है लोगों के काम में जुड़े रहे। पिछले 8 साल में हमने हर प्रकार से जनता की सेवा की है। हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। हमने राजनीति करने नहीं आए थे, राज करने नहीं आए थे, हमने परफॉर्मेंस देने का काम किया। मुझे याद है 8 साल पहले का समय, अगर किसी भी काम को करना था तो उसके लिए किसी न किसी कांग्रेसी नेता को पकड़ना पड़ता था। अगर इवन छोटी सी बात है कि अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन लेना है, तो भी किसी न किसी छुट भैये नेता को पकड़कर फिर उससे काम कराया जाता था। तो उस समय होता था कि एहसान किया जाता था। पहले की सरकारों में अगर मैं बात करूं हरियाणा में, तो एहसान किया जाता था। लेकिन आज सेवा की जाती है। आज कहीं पर भी किसी भी एमएलए के, एमपी के, किसी भी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घूमते रहते थे लोगों के, नेताओं के आसपास। लेकिन आज जो सरकार है वो पूर्ण रूप से मैं मानती हूँ कि जनता की जेब में है। मोबाइल निकालिए और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो भी आपको काम करना है तो मोबाइल पे कर सकते हैं। सीएससी सेंटर पे चले जाइए, आपको पेंशन बनवाने में मुश्किल नहीं है, आपको राशन कार्ड बनवाने में मुश्किल नहीं है। कितनी सारी सेवाएं जो है वो दी जा रही है। और साथ ही साथ अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो बार बार ये आरोप लगा दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए। शायद ये भूल जाते हैं कि जब फर्स्ट टर्म थी, मनोहर सरकार 1 थी, तो उस समय वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बार बार गए। दूसरी टर्म की अगर मैं बात करूं तो जीतने के बाद भी वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए। और उसके बाद कोरोना टाइम पीरियड में मुझे अच्छी तरह से याद है, वो हर 15-20 दिन बाद
वर्चुअल इंटरेक्शन करते थे, कभी किसानों से, कभी महिलाओं से, कभी युवाओं से, जिसका हिस्सा मैं खुद बनी थी। और उसके बाद भी जब कोरोना समय आया, लॉकडाउन खुला, तो उसके बाद मुख्यमंत्री खुद हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए चेक करने के लिए कि क्या स्थिति चल रही है। और उसमें भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका था, लेकिन भीड़ भड़का करने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है वंदना जी, लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2024 के लिए हालांकि आप लोगों की तरफ से भी परिवर्तन विकास यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह से अब यात्रा में आपको रुझान देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? दीपिका जी, सबसे पहले तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। दूसरा, आज बैसाखी का भी पर्व है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आज एक दिन धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सिख धर्म, सिख पंथ की स्थापना की थी। मैं सबको बधाई देता हूँ। उसके बाद मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। देखिए दीपिका जी, आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति इस सरकार की कुनीतियों, गलत प्रक्रियाओं से दुखी है। आप किसी भी वर्ग को देख लीजिए, व्यापारी, विद्यार्थी, उद्योगपति, किसान, कमीरा, सब दुखी हैं, सब सड़कों पे और सब पे लठ लग चुके हैं। ये भी बात पक्की है। एक एक करके सरपंचों पे भी लठ लग चुके हैं। और देखिए, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी 2023 को पद परिवर्तन यात्रा शुरू की। आज वो यात्रा तकरीबन 1000 किलोमीटर चल चुकी है। हर एक हल्के में 3-3 दिन रोक लिया। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है क्योंकि प्रदेश की जनता दुखी है। हमारा मुख्य उद्देश्य है बीजेपी के चुंगल से जनता को बचाना है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार बनते ही, नैनो की सरकार बनते ही 7500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जो इस लुटेरी सरकार ने 5100 रुपए बोला था, अभी तक नहीं थी। उन्होंने बोला प्रत्येक घर से एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा, और अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे पढ़े लिखे बच्चे को, तो 21,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप ये देखिए, सरकार कौशल रोजगार निगम और सक्षम में युवाओं को 6,000 रुपए महीना पे उनका शोषण कर रही है। उन्होंने ये भी बोला कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे और जितनी समस्याएं जनता की है वो प्रायोरिटी पर हल किए जाएंगे। और एक परिवार पहचान पत्र जो परमानेंट परेशानी पत्र है, इसको आखिरी रद्द कर दिया जाएगा। देखिए दीपक जी, उस यात्रा का क्या असर हुआ? 8.5 साल हो गए बीजेपी और जेजेपी को इनको मलाई चाहते हुए। बहुत से दूसरे दलों के लोग भी थाली का व्यंजन बन के हम दूसरे इसमें बीजेपी में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री स्वयं खेतों में जाके कनक के दाने गिन रहा है। ये ऐसे नहीं गिन रहा। ये घर से निकलने वाले लोग नहीं है, ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। मेरे को बता दीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी का हरियाणा की राजनीति में क्या योगदान है? कौन सा संघर्ष किया इन्होंने? प्रत्येक व्यक्ति यहाँ संघर्ष कर रहा है। ये आज आपके सवालों का जवाब लूंगी मैं। ओंकार सिंह जी, आपके सवालों का जवाब लूंगी। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? मैडम जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश के अंदर जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। आज से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है, जिसके अंदर हमारे कांग्रेस के सभी नेता व कार्यकर्ता अपने घर घर जनता के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और सरकार विरोधी जो नीतियां हैं, आज देखिए बेहताशा महंगाई, बेरोजगारी, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके बारे में। और जहां तक कि ये वो सरकार है, ये कहती थी भी हमारी सरकार आने के बाद हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, वो 100 पार कर दिया। ये कहते थे हमारी सरकार आने पर 410 रुपया गैस सिलेंडर, हम 250 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे, आज 1150 कर दिया। मोदी जी कहते थे आई साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, 2 आदमी को नौकरी दे नहीं पाए। इन्होंने एक काम किया है, जो भी आदमी इनके खिलाफ बोले उनके लाठी बरसाना, उनके सिर फोड़ना, उनको दौड़ा कर पीटना। जिसके अंदर आपने देखा सरपंचों के साथ क्या जाति करी, किसानों के साथ 13.5 महीने किसानों को ठंड में, धूप में, मतलब बारिश के अंदर बिठाए रखा, लाठियां चार्ज करी, सिर फोड़े, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले डाले और 750 किसान। ठीक है, वंदना जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी होगी।
जिस तरह से सबसे पहले मैं ओंकार सिंह जी ने जो सवाल उठाया उनका जवाब चाहूंगी। उनके मुख्य जो आरोप थे कि सबसे पहले जो जनता को बीजेपी के जंगल से हटाना है, और दूसरा उनका मुख्य आरोप था कि बीजेपी ड्राइंग रूम की राजनीति करती है। इन दोनों सवालों के जवाब आपसे मैं चाहूंगी कि आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ कि इन्होंने कहा कि लठ मारे गए, तो गोलियां मारने वाले आज लठ पर प्रश्न उठाने लगे, और लठ किसको मारे गए ये सुन लीजिए। ओंकार सिंह जी बुखलाया नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, अरे नहीं, ओंकार सिंह जी परेशान नहीं, सच्चाई जनता ने तुम्हें बिठाया, आज लठ पहन रहे हो, अपनी बात बीच में नहीं बोली। कृपया इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोली थी, मुझे आपका एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी साथ में बोल रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। मैं अनुरोध करूंगी हर खबर से कि थोड़ा सा इस डिबेट को लंबा कर लेंगे। सुन लीजिए ओंकार सिंह जी, पूरा टाइम आपको मिला है, आगे भी मिलेगा, ये मेरा समय है। मुझे लगता है इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं। गोलियां नहीं मारी थी क्या? छोड़ दीजिए। अरे गोलियां नहीं मारी थी क्या? अरे गुंडाराज नहीं चलाया था क्या? सबको मालूम है। अब आगे सुन लीजिए जी, क्या ये कह रहे कि प्रदेश की जनता दुखी है? प्रदेश की जनता नहीं दुखी है, विपक्ष दुखी है। लठ उनके लग रहे हैं, बेरोजगार विपक्ष है, और मलाई 2024 में जनता दिखा देगी। ये गलत तरीका है। मतलब बीच में आप बोलोगे, आप डरते हैं मेरे से, आपको सच्चाई से डर लगता है। आप जब 2024 में जनता दिखा देगी। सिंह जी जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी पूरा मौका मिलेगा आपको आपकी बात रखने का। अपनी बात करें, जब इनके वर्तमान की बात करते हैं भूतकाल में चले जाते हैं। तकलीफ हो जाएगी, करके अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे लगता है एंकर जो है उनको भी देखना चाहिए कि सभी अपनी बारी में बोले। मैं किसी को बीच में मैंने जब नहीं टोका तो मेरे बीच में क्यों बोलते हैं, पता नहीं क्यों डर जाते हैं सच्चाई से। उनको लगता है बन्ना पोपली तो यहाँ पर आकर सच बोलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रदेश की जनता को पता चलेगा। सुन लीजिए, मलाई चाटने की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मुझे याद है, मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि विधानसभा में खड़े होकर जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, किरण चौधरी और बाकी है, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार है, रिकॉर्ड पर हैं कि मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार है, ये सबसे बड़ा योगदान है। योगदान पूछते थे ना बजरंग लाल जी की, योगदान क्या है? तो ये सबसे बड़ा योगदान है हमारे मुख्यमंत्री का। उन्होंने ट्रांसपेरेंट सरकार दी है, उन्होंने पारदर्शी सरकार दी है, उन्होंने जनता को घर घर जाकर जो है सेवाएं प्रदान करी है। उनको अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बिना खर्ची पर्ची के काम चलता है। पहले चला करते थे पैसे, इनके टाइम में होता था कि रॉबर्ट वाड्रा को किसान, अरे क्यों तकलीफ हो रही है, बनी रहेगी, अगले 5 साल भी बनी रहेगी। ओंकार सिंह जी तैयारी कर लीजिए, ये अगले 5 साल भी बनी रहेगी, बीच में बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इनके विधायक कहते हैं कि सरकार ईमानदार थी, तो या मनोहर लाल जी ईमानदार है, तो वो सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट है। हमने नौकरियां योग्यता के आधार पर दी हैं, ये पहले ऐसे नहीं होता था, अलमारी फाड़ कर लिस्ट निकाली और चेंज कर दी। या हुडा साहब जो है वो दुगदगी पिटवाया करते थे रोहतक के गांव के अंदर, की कोई रह गया तो आ जाओ उसको भी लगवा देते हैं, सिर्फ रोहतक के गांव में, बाकी जगह नहीं। तो ये जो समान विकास कराने का काम है, हुडा के नाम पे आप चिन्ह लग गए। अरे पर्ची खर्ची बंद, टैक्सी का करना प्रबंध, सचिवालय से 1 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है, 1 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है। अरे झूठ बोलते हुए कुछ तो सोच लो। आप कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमें ले लो, वो ले रहे हैं, तो लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे, ऐसा तो सही नहीं लगता ना। कि मैं हुडा साहब के बारे में बात कर रही हूँ, आप उसका जवाब भी आप देंगे, तो आपके पास 90 प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए आप जाके कांग्रेस के नतमस्तक हो जाते हैं। हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए, गाँवों में घुसने नहीं देंगे इस बार तुम्हें। क्यों से आ जाएंगे? तो मैं तो आपको बड़ा अच्छा सुझाव दे रही हूँ, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, प्रत्याशी नहीं बोले आपके पास, हम समझते हैं इस चीज को, हम इस सब काम करिए। बाकी बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो ये दौरे हैं, जो ये जनसंवाद चल रहा है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मुख्यमंत्री जी के सामने जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग बार बार तारीफ कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो रही है। जब ये जाते हैं अपनी यात्रा में, इनसे कोई मिलता नहीं है, कोई भीड़ नहीं होती, कोई लोग आते नहीं है इनसे मिलने के लिए, कोई
मैं लौटूंगी, वंदना जी आपके पास लौटूंगी। बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल नहीं पहुंची है जी बजरंग जी, आपका फोन कट गया था बीच में, आप अपनी बात रख रहे थे, बताइए। देखिए मैडम जी, इन्होंने कहा बिना खर्ची बिना पर्ची हमने सरकार चला रहे हैं। जब पैसे टेचियों में भर भर के लिए जा रहे हैं तो खर्ची पर्ची क्या वैल्यू है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कोई ऐसा एक सरकारी महकमा बता दे जहाँ पर बिना निष्पत्ति लिए किसी सरकारी विभाग में काम होता हो। भ्रष्टाचार का इनके राज्य के अंदर बोलबाल है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला रखा है और खुले आम रिश्वत लिए जा रही है। इनके टाइम में धान घोटाला, खनन घोटाला, यहाँ तक कि आपके सामने रिश्ते घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, यहाँ तक कि इनके बाजरा घोटाला, दुनिया भर के घोटाले इनके राज के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के हो रहे हैं लगातार। कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। अपने आप को ईमानदार कहने की एक होड़ लगा रखी, हम ईमानदार है। अरे हम आप सफाई दे रहे हो ईमानदारी की। जो भ्रष्टाचार को आप लोगों ने फैलाया है, अरबों रुपए घोटाले हुए, उनको तो पकड़ लो। यहाँ तक कि इन्होंने 200 करोड़ रुपए का आपके सामने नगर निगम के अंदर फरीदाबाद में कोई काम नहीं किया, फर्जी टेंडर, फर्जी डीलिंग और फर्जी पेमेंट कर दी। और यहाँ तक कि देखो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया, सारी प्रॉपर्टी आईडी सर्वे इन्होंने गलत कर दी। 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर एक जयपुर की ऐसी कंपनी को उन्होंने दिया। और आप देखिए, और नगर निगम के सारा हाउस ने प्रस्ताव पास किया कि भाई किसी की बड़ी की पेमेंट ना की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सारा जो सर्वे हुआ गलत हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने 18 करोड़ 11 लाख की बजाय 65 करोड़ से ज्यादा पेमेंट कर दी। अरे एक साल से जनता अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए आईडी के लिए धक्के खा रही है। जिसका 100 गज का मकान था 500 गज का दिखा दिया, जो 1 मंजिली था तो 700 मंजिली दिखा दिया। जिसका 1000 रुपये हाउस टैक्स था, 700 लाख था, उसका हाउस टैक्स 50,000 रुपये दिखा गया। जनता को धक्के खाने को मजबूर कर रखी है। ये स्थिति सरकार की है। ये सरकार से प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, आम नागरिक बिल्कुल दुखी है, इससे मुक्ति चाहता है। और दावे के साथ कहता हूँ, 2 आंकड़े के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में नहीं पहुंचेगी। इनका टुकड़ा साफ है, लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं और मन बना चुके हैं। बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद वंदना जी मैं आपके पास आऊंगी। दीपिका जी, ये सरकार ने 2 काम किए हैं सर। एक तो एक पोर्टल खेल रही है, दूसरा जनता पर प्रयोग कर रही है। देखिए, आप कहते हैं जन समाज पोर्टल बनाया हमने। अरे पहले भी तो सीएम विंडो बनाई थी, बंद होगी खिड़की। जैसे सीएम विंडो बंद होगी वैसे तुम्हारी खिड़की भी बंद होने वाली है। आप देखिए, आज कौन सा वर्ग इनसे खुश है? प्रत्येक वर्ग सड़कों पर है। और आज 8.5 साल के बाद मुख्यमंत्री को याद आई कि मंत्री महोदय जो दरबार लगा रहे हैं वहां पे शिकायतें आ रही हैं। अनिल विज दरबार लगा रहा था, यहाँ पे शिकायतें आ रही थी 7,000 8,000 रोज की। मतलब पूरा प्रदेश ही यहाँ पे आ रहा था। इससे प्रदेश की सरकार की फजीहत हो रही थी। कोई इनके नंबर नहीं बन रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने देखा ये तो गलत हो गया, ये तो अनिल विज मेरे से आगे निकल जाएगा। इन्होंने दरबार लगाने बंद कर दिए और खुद निकल लिए सड़कों पर जन समाज के लिए। ये कैसे निकले? इसके पीछे जनपद परिवर्तन यात्रा है। इनको याद आ गई जनता की और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इनको जनता के बीच में भेजने के लिए मजबूर कर दिया। आज ये मेरी बहन कह रही है कि हम सत्ता के लिए राज करने नहीं आए। अरे भाई, तुम्हारे को 40 सीटें मिली थी असूल के हिसाब से, हमारी बल्कि 1 सीट थी, आपको 40 मिली थी। विपक्ष में बैठे उस पार्टी से समझौता कर लिया जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो। उसी पार्टी से समझौता कर लिया जो कहती थी ब्याज फैक्ट्री का फोटो मोदी की। उसी पार्टी से समझौता कर लिया जो कहती थी यमुना पार छोड़ के आए। ये स्वार्थ की राजनीति है दीपिका जी। आज तक इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया। आप देखिए डिफरेंसेस कितने हैं। ये तो सिर्फ मलाई चाटने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में, इनेलो से बीजेपी में, और कौन कौन आए सब पता मेरी बहन को। कौन कौन मलाई चाटने के लिए आया। अगर जनता सेवा ही करनी है तो अपनी पार्टी में बैठ के सेवा कर सकते हैं, हम भी कर रही है। ये तो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और आज प्रदेश की जनता त्राही बची हुई है। आप देखिए 2024 में गांवों में घुसने के लायक नहीं है।
और तो और अब इन्होंने सरपंचों के डंडे भी लगा दिए। एक बात कहते बात अपनी खत्म करूंगा, भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। ओंकार सिंह जी, आपके सवालों के जवाब ले लेती हूं मैं। वन्ना जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं के आरोप सुने होंगे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं सुन रही थी, ये बार बार कहा जा रहा था कि अटैची वाले भी आ रहे हैं, ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो भैया उनको पकड़ भी रहे, वो अधिकारी हैं। आपकी दोनों की पार्टी की तरह नहीं कि जो शीर्ष नेता है वो भी डूबे हुए आकर केस चल रहे हैं। अरे पकड़ी जा रही है, उनको पकड़ के आसान कर रहे हो। अरे कमाल की बात होगी तुम्हारी, मतलब चोर को पकड़ोगे तो भी आसान। बच्चों गलत ढंग से की इस आरोप में थे, और साथ के साथ अगर मैं सोनिया गांधी की बात करूँ, अरे तुम्हारी सरकार बनाने कर रही है और तुम अरे तुम ही तो पकड़ोगे, और जितने लगाए गए हैं आपके नेताओं पर, आपकी सरकार को समय में लगाए गए हैं। अगर हुडा जी पर केस चल रहा है तो उनकी सरकार के समय में चल रहा है, सोनिया गांधी पर चल रहा है तो उनकी सरकार के समय में चल रहा है। लेकिन गर्व है कि मेरे किसी भी नेता पर कोई आरोप नहीं है। उनको पकड़ने का काम नहीं करेंगे। समझा लेना अपने अधिकारियों को कि अगर गड़बड़ करोगे तो पकड़े जाओगे, छोड़ेंगे नहीं। अब चन्नी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे विजिलेंस से बुला लिया। जब तक पीछे नेता का हाथ नहीं होता, आप लोगों के कह रहे हैं खड़े हुए अपने केस को संभालो पहले, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती। चन्नी जी क्या कहते हैं? चन्नी जी कहते हैं कि विजिलेंस मुझे मार भी सकती है, मुझे बुलाया है, तो डर का है। जब इतने सारे आपके नेता हैं, बार बार जाते हैं ईडी में अपनी अपनी बात रखवाते हैं कि उनके केस तो पहले से चल रहे हैं। मेरे किसी एक सिंगल नेता पर कोई आरोप नहीं है। मेरे नेताओं की बात कर रही हूँ, हुडा जी की बात कर रही हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता मत बनिए, मैं बात ही कांग्रेस की कर रही हूँ, आप बीच में बोली जा रहे हैं। अरे नहीं लेंगे, मैं झूठ के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं लेंगे। हुडा जी कहते हैं कि पोर्टल जो है सिस्टम में वो सारा बंद कर देंगे। ये बताता है कि सबसे बड़ी हार है आज जो सरकार जनता की जेब में है। ये कहते हैं हम सारा सिस्टम बंद कर देंगे, हमारे चुटवैया नेताओं के पास जाओ तभी काम होंगे, हम वो दिन लौटाना चाहते हैं। हुडा जी कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। पिछले एक हफ्ते से हरियाणा सरकार का सरल पोर्टल बंद है, पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ आपको। पोर्टल खेल रहे हो, पोर्टल बंद हो चुका है, आपको नहीं मिल रहे। सरल पोर्टल बंद है हरियाणा में। आप देखिए क्या कर रहे हो। अरे सरल पोर्टल बंद है, आप पोर्टल कर रहे हो। आप जाके सरल पोर्टल पर कोई सर्विस लीजिए। अरे सुनिए, चर्चा को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरह से 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर चुनावी मैदान पर उतरी हुई हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं, ताकि 2024 में सभी अपनी अपनी सीटों को बरकरार रख सके। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।